बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम students, I hope you are fine, offering your prayers regularly and enjoying good health. I am Nurul Huda here to provide you the lecture of biology. It's 27th June and Saturday today. Today we are going to continue the chapter number 12, coordination and control. In today's lecture, we will learn some parts of CNA. We will know function of PNS and what are receptors and the outer and middle layer of eye. फोर ब्रेन बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था. इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टडी द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन लाइज बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड देन कनेक्ट्स हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन वेयर इट शुड बी इंटरप्रेट. ठीक है, ये बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और फोर ब्रेन को उस पार्ट को भेजता है वहाँ जहाँ इसने इंटरप्रेट होना होता है. और मिड ब्रेन जो है वो बहुत सारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस यानी आपके सुनने की कुव्वत को भी कंट्रोल करता है. इसके अलावा बॉडी के पोस्चर को भी कंट्रोल करता है. इसके बाद आ जाते हैं हम हाइंड ब्रेन पे. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स. फर्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकंड सेरेबेलम एंड थर्ड इज पोन्स. सबसे पहले हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद होता है, बिल्कुल ऊपर, और ये ब्रेथिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. इसके अलावा वॉमिटिंग, कफिंग और स्नीजिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है. और ये जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एज ए मैसेंजर एक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को पास आउट करता है. नेक्स्ट है सेरिबेलम जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे मौजूद होता है और ये मसल मूवमेंट में हेल्प आउट करता है. पोन्स जो हैं वो मेडुला के ऊपर होती हैं और ये मेडुला को असिस्ट करती हैं ब्रेथिंग को कंट्रोल करने में. ठीक है, ये एज अ कनेक्शन भी एक्ट करती हैं बिटवीन द सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन मिलकर जो है वो कनेक्ट करती हैं ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इसलिए जो है इनको कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली बंडल होता है नर्व्स का ट्यूबुलर फॉर्म में. ठीक है, ये ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है. ब्रेन स्टेम अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं. ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं. और इसके बाद जो है वो ये स्टार्ट होती है और ये एक्सटेंड करके बैक तक जो है वो लोअर बैक तक जाती है. ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो कवर होती है मेनिंग्स से. ठीक है, आपको बताया था कि ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंग्स कहते हैं. इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड भी उनसे कवर होती है और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड का. अब बात जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स के ऊपर. आउटर रीजन जो है वो वाइट मैटर से बना होता है जिसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं. सेंट्रल रीजन जो है वो इसका स्पाइनल कॉर्ड का बटरफ्लाई की शेप की तरह होता है जिसको जो है वो सेंट्रल कैनाल जो है वो सराउंड करता है. इट इज़ मेड ऑफ ग्रे मैटर और ये ग्रे मैटर से बना होता है और इसमें न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं. स्पाइनल नर्व्स जो के 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में से निकलते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड में से स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स निकलते हैं और ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं. ठीक है, जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सोन्स मौजूद होते हैं. अब जिस पॉइंट से स्पाइनल कॉर्ड की ये स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं यानी ये मिक्स्ड नर्व्स अराइज होती हैं, वहाँ पर 2 रूट्स होती हैं. ठीक है, एक रूट होती है सेंसरी नर्व के लिए और दूसरा मोटर के लिए. अब दोनों रूट्स जो हैं वो यूनाइट करके मिक्स्ड स्पाइनल नर्व बनाती है. ठीक है, जो डोर्सल रूट होती है, मैंने अभी आपको बताया 2 रूट्स होती हैं. एक होती है डोर्सल रूट, एक होती है वेंट्रल रूट. डोर्सल रूट वो में सेंसरी एक्सोन्स और गैंग्लियॉन्स होते हैं जहाँ सेल बॉडीज़ लोकेटेड होती है. ठीक है, सेंसरी एक्सोन्स होते हैं और साथ साथ में गैंग्लियॉन्स होते हैं. गैंग्लियॉन्स में सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं. इसके अलावा वेंट्रल रूट्स होते हैं जिसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सोन्स मौजूद होते हैं. नेक्स्ट आप डायग्राम देखें तो ये आपको स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रही है. जो है वो वाइट मैटर है. ठीक है, अंदर ग्रे मैटर है, बटरफ्लाई शेप. ये आपको नज़र आ रही है डोर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है. ठीक है, डोर्सल रूट में कौन सी सेंसरी एक्सोन्स और जो है वो गैंग्लियॉन्स मौजूद हैं. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स और गैंग्लियॉन जहाँ पे सेल बॉडीज़ होती हैं. और मोटर न्यूरॉन में वेंट्रल रूट में जो है मोटर न्यूरॉन मौजूद है. इस जो है वो डोर्सल रूट से रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आती है और वेंट्रल रूट से जो है वो यानी मोटर न्यूरॉन से जो है वो ये इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्टर की तरफ जाती है. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली 2 फंक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक, एक तो ये एज अ लिंक है बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, यानी ब्रेन और बॉडी पार्ट के दरमियान में लिंक के तौर पर सर्व करता है. स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी पार्ट की तरफ. और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर.
ठीक है। कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करता है और बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को का ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी बहुत सारे एक्शंस का ये रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे एक्शंस इसकी वजह से होते हैं। यहाँ तक था हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है नर्व्स और गैंग्लिया से। गैंग्लिया क्या होती हैं, जिसमें सेल बॉडीज़ होती हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। और अब जो है वो नर्व जो है वो ब्रेन से निकलती भी हैं और उसकी तरफ जाती भी हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती भी उसकी तरफ भी जाती हैं। अब जो नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से अराइज होती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, वाइल स्पाइनल नर्व्स हैव 31 पेयर्स। ओके, क्रेनियल नर्व्स में कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं, लेकिन स्पाइनल नर्व सारी की सारी जो होती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं ये मिलकर दो पैथवेज बनाती हैं, एक सेंसरी पैथवे और दूसरा मोटर पैथवे। सेंसरी पैथवे में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स रिसेप्टर से CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, और मोटर पैथवे में क्या होता है कि इम्पल्सेस जो हैं वो CNS से इफेक्टर्स की तरफ जाती हैं। अब मोटर पैथवे जो है वो आगे से फिर दो सिस्टम्स बनाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे वॉलंटरी एक्शंस का, यानी वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसमें वो तमाम मोटर न्यूरॉन्स आती हैं जो कि इम्पल्स को नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं CNS से स्केलेटल मसल्स तक, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ हमारे स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है वही हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो इसकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारे कॉन्शियस के कंट्रोल में नहीं आती, ठीक है। इसमें मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो सेंड करते हैं इम्पल्सेस कार्डियक मसल्स की तरफ, स्मूथ मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। आपको पता है कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट एंड यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट बीट। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यू कैन नॉट control digestion of the food, and glands you cannot even control the secretion of glands. So autonomic nervous system controls the messages which are sent to cardiac muscles, smooth muscles and glands. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में को फिर दो इसमें आ जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। कोई बॉडी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उसको डील करने के लिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूज़ होता है, और इसको हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्स होता है इसको क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान ये सिस्टम कोई नेसेसरी एक्शन लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारी आँखों में बहुत तेज़ी से कोई रोशनी आए तो हमारे जो आँखें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, एकदम से आई और सिचुएशन आती है तो आँखें सिकुड़ जाती हैं। इसके अलावा वो हार्ट बीट को जब हमें कोई एकदम से कोई सदमा पहुंचता है तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमारा ब्रीथिंग रेट तेज़ हो जाता है, हमारी डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। तो ये सारा कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, दैट इज़ इमरजेंसी सिचुएशन। जब ये इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म होती है, स्ट्रेस एंड होता है, तो अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना काम शुरू करता है और ये जो तमाम फंक्शंस थे, प्यूपल्स डायलेट होना, हार्ट बीट का ज़्यादा हो जाना, ब्रीथिंग रेट का इंक्रीज़ हो जाना या डाइजेशन का इनहिबिट हो जाना, इन तमाम फंक्शंस को नॉर्मलाइज करता है। ये प्यूपल को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रमोट डाइजेशन को प्रमोट करता है और हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट को स्लो करके अपने नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आता है। नाउ देयर इज़ अ फ्लो चार्ट। आप देखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब ये स्पाइनल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स ये सेंसरी पैथवे और मोटर पैथवे बनाती हैं। अब ये मोटर पैथवे में आगे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। When central nervous system sends its nerve impulses to muscles and glands, two types of result occur। कि जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपनी इम्पल्सेस को मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ भेजता है तो दो तरह के रिस्पॉन्सेज उसको मिलते हैं। कि हायर सेंटर जो होता है ब्रेन का वो कॉन्शियस एक्शन या वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में है, और जब हायर सेंटर को कोई इम्पल्स नहीं जा पाती तो इसके नतीजे में वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारे कॉन्शियस में नहीं होते, ठीक है। इस तरह के रिस्पॉन्सेज को हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। फॉर
कभी कभार ऐसा होता है कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जो CNS प्रोड्यूस करता है वो बहुत क्विक होते हैं, और इस तरह के रिस्पॉन्सेज को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यानी हायर सेंटर को जब जाएंगे तो इम्पल्सेस जाएंगी तो एक्शन और वॉलेंट्री एक्शंस होंगे, और जब उसको नहीं जा पाएंगे तो इनवॉलेंट्री एक्शंस, और ये वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो क्विक होते हैं और इनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहते हैं। और वो पैथ जिसको फॉलो करती है नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स एक्शन के लिए उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी गर्म चीज़ को छू कर हाथ का फ़ौरन से पीछे हो जाना। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करते हैं, हीट स्टिमुलेट करती है टेम्परेचर और पेन रिसेप्टर्स को स्किन में जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं पेन और टेम्परेचर के, हीट उनको स्टिमुलेट करती है, वहाँ से एक नर्व पल्स जनरेट होती है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं। फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स इम्पल्स जो है वो पास होती है मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, ठीक है, जो कि इसको मसल्स ऑफ आर्म की तरफ लेकर जाती हैं, जिसके नतीजे में मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके विड्रॉ करते हैं हैंड का ड्यूरिंग इट अदर इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अप टू ब्रेन सो दैट पर्सन बिकम अवेयर ऑफ पेन एंड व्हाट हैपन, ठीक है। फिर जैसे ही क्या होता है कि हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट होकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ होती हैं और वहाँ से मैसेज जनरेट हो जाता है जी फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींचो, और हम अपना हाथ फ़ौरन से पीछे खींच देते हैं। इतनी देर में क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्स ऊपर ब्रेन की तरफ भी जाती हैं और ब्रेन ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है दर्द की कि हम भाई गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो दर्द होगा। नेक्स्ट वी हैव ब्लॉक्स, कम टू पेज नंबर 39। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कॉर्डिनेशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा की। मैंने आपको बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, तो मेडुला स्पाइनल कॉर्ड उसी की कॉन्टिन्यूएशन है। स्पाइनल कॉर्ड के जो रफली साइज़ होता है वो 40 सेंटीमीटर होता है, यानी वो लॉन्ग उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है, और आपके थंब के साइज़ की जितनी उसकी जो है वो विड्थ होती है, यानी ये जो थंब का साइज़ है इस जितनी उसकी विड्थ होती है। नेक्स्ट वी हैव ऑन 41 कि आप चाहे जितने भी क्लेवर हों, ठीक है, तो लेकिन चाहे आप ये सोचते हो कि आपकी बॉडी का हर एक्शन आपके कंट्रोल में है, लेकिन जब भी आप किसी गर्म चीज़ को छुएंगे ना, फ्लेम को छुएंगे, तो आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं बिना सोचे समझे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसेप्टर्स इन ह्यूमन। किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स जो किसी भी स्टिमुला को डिटेक्ट करते हैं उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। मेन रिसेप्टर्स जो हैं वो आइज़, एयर्स, नोज़, टेस्ट बड हैं, टच, हीट और कोल्ड वगैरह के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे रिसेप्टर दैट इज़ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रिसेप्टर ऑफ आई। बेसिकली आइज आर लोकेटेड इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल। जो आपकी खोपड़ी होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट या आई सॉकेट्स कहते हैं, उनके अंदर आई मौजूद होती हैं। आई लिड्स जो होती हैं आँख के ऊपर जो आँख का ठीक है, ये आइज़ को साफ़ करती हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को भी प्रिवेंट करती है। इसके अलावा ये टीयर्स को आइज़ के ऊपर स्प्रेड कर देती हैं। जब भी जो है वो आंसू आते हैं तो उनको स्प्रेड कर देती हैं ताकि जो उनमें सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं टीयर्स में, आंसुओं में, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं देते। इसके अलावा आई लैशेस जो हैं वो प्रिवेंट करती हैं फाइन पार्टिकल्स टू एंटर इनटू द आई। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स: आउटर लेयर, middle layer and inner layer. In today's lecture we will only learn about outer layer and middle layer, and in next lecture we will learn about the inner layer. The outer layer of eyeball consists of sclera and cornea. ठीक है, outer layer जो होती है उसमें 2 portions होते हैं, एक होती है sclera और एक होते हैं cornea. यहाँ अगर आप देखें so this is sclera, ये जो पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। स्क्लेरा जो है वो आई को वाइट कलर देती है। इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, यानी इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और वो डेंस फॉर्म में होते हैं जो है वो, एंड प्रोटेक्ट द इनर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आई, और ये आँख के अंदर वाले कंपोनेंट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा शेप को भी मेंटेन करते हैं। इन द फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट लेयर कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। अब ये तो स्क्लेरा था,